नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोथा। साथियों आज हम शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 34 हल करने वाले हैं। देखिएगा शिक्षण विधियों के इसके पहले 33 टेस्ट हम हल कर चुके हैं और टोटल टेस्टों की संख्या है आपके 100। तो 100 ही शिक्षण विधियों के टेस्ट, 100 आपके साइकोलॉजी के टेस्ट जिसमें से साइकोलॉजी के 50 टेस्ट हम कर चुके हैं और साथ में साथियों हिंदी के 40 टेस्ट हम कर चुके हैं। तो इन तीनों ही सब्जेक्टों के आपके 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। साथ ही राजस्थान जीके की 100 तो क्लासें और 100 ही टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये पेपर रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए, 3rd ग्रेड की मुख्य परीक्षा के लिए, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। आपके पहला प्रश्न है, ध्वनि, शब्द रचना, वाक्य रचना आदि का ज्ञान देना शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? कौशलात्मक उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, रसात्मक उद्देश्य है या सृजनात्मक उद्देश्य है? तो साथियों जहाँ पर ज्ञान देने की बात की जाती है, किसकी ज्ञान देने की, तो चाहे वो वाक्य रचना का ज्ञान हो, शब्द रचना का ज्ञान हो या ध्वनि का ज्ञान हो, उसको हम ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 1 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके दूसरा प्रश्न है, साचर्य विधि में साचर्य स्थापित किया जाता है। शामपट्ट व चित्र में साचर्य स्थापित किया जाता है, वाक्य व शब्द में साचर्य स्थापित किया जाता है, चित्र व शब्द में या शामपट्ट व वाक्य में? तो देखो साचर्य विधि का निर्माण मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा किया गया था साथियों। किसके द्वारा? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। अब इस विधि में क्या किया जाता है, चित्र और शब्द होते हैं साथियों। एक तो कार्ड होता है चित्रों का और एक कार्ड होता है शब्दों का। इन दोनों को अलग अलग करके रखा जाता है और फिर इनको साचर्य के माध्यम से मिलान इनका किया जाता है। तो चित्र व शब्द का इसमें साचर्य स्थापित किया जाता है। आपके प्रश्न संख्या जो 2 है इसमें तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। चलिए हम आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 साथियों तीसरा प्रश्न है, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में निम्न में से किस पर अधिक बल दिया जाता है? पाठ्यक्रम पर, छात्र की अनुक्रिया पर, शिक्षक की अनुक्रिया पर और यहाँ पर पाठ्यक्रम नहीं पुस्तक पर। तो देखो पुस्तक या चौथा विकल्प है। अब आप बताओ, अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना है लेकिन वो कैसी है? अधिगम अनुभव केंद्रित। तो अधिगम का अनुभव कौन लेते हैं साथियों? छात्र लेते हैं। और इस प्रकार की जो इकाई योजना होती है उसमें शिक्षक की अनुक्रिया पर नहीं बल्कि छात्र की जो अनुक्रिया होती है उस पर अधिक बल दिया जाता है। तो तीसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है? लघुत्तर प्रश्नों के, निबंधात्मक प्रश्नों के, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के और इनमें से सभी? तो देखो बहुविकल्प, जैसे ये प्रश्न नंबर 4 हम हल कर रहे हैं तो इसमें 4 विकल्प ये दे रखे, इसमें से किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। तो ये बहुविकल्प। रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, सत्य असत्य वाला प्रश्न है, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं साथियों ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत शामिल होते हैं। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही भेद है। अतः प्रश्न नंबर जो 4 है इसमें आपका कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न नंबर 4 में तीसरा विकल्प वस्तुनिष्ठ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। लाइक शेयर करने में बस आपका 30 सेकंड का वक्त जाता है। चलिए 5वां प्रश्न, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक है। B.F. स्किनर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था, नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था, थॉमस ए गिलफर्ड के द्वारा इस सिद्धांत को दिया था और लॉरेंस स्टोल्यूरो के द्वारा इस सिद्धांत को दिया था। साथियों अभिकर्मित अनुदेशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक है आपके रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि और यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। साथियों रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक है B.F. स्किनर। कौन है? B.F. स्किनर। और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जनक है नॉर्मन ए क्राउडर। अतः विकल्प नंबर आपका कौन सा सही हो जाता है? दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 5 में सही है। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत के प्रवर्तक नॉर्मन ए क्राउडर है। क्लियर है सभी के 5वां प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है आपसे, भाषा शिक्षण में उपयोगी दृश्य श्रव्य सामग्री है रेडियो, अभिनय, सामपट और पोस्टर। तो देखो जो भाषा शिक्षण है इसमें
उपयोगी दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में कह रहा है साथियों। दृश्य श्रव्य श्यामपट्ट शिल्प दृश्य सामग्री है। कैसी है? श्यामपट्ट शिल्प दृश्य सामग्री। पोस्टर भी सिर्फ दृश्य सामग्री ही है आपके। रेडियो सिर्फ श्रव्य सामग्री है। कैसी है? श्रव्य है। लेकिन जो अभिनय है ये श्रव्य दृश्य है, इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो छठे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7, ध्वनियों को प्रतीकों में लिपिबद्ध कर भाषा को स्थायित्व प्रदान करने को कहते हैं। लेखन विधि कहते हैं, श्रवण विधि कहते हैं, वाचन विधि कहते हैं या पठन विधि कहते हैं। तो जो ध्वनियाँ होती है, जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो क्या है साथियों? ध्वनि के रूप में बाहर आ रहा है। इनको यदि हम लिपिबद्ध मतलब लिख करके भाषा को स्थायित्व यदि प्रदान करते हैं तो उसको लेखन विधि कहा जाता है, क्योंकि चीज़ों को क्या किया जा रहा है? लिपिबद्ध किया जा रहा है साथियों। 7वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये देखिए 8वें प्रश्न को। रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्नों द्वारा छात्र की किस योग्यता का मूल्यांकन होता है? प्रत्यय स्मरण योग्यता का मूल्यांकन होता है, भावात्मक योग्यता का मूल्यांकन होता है, सृजनात्मक योग्यता का मूल्यांकन होता है या बौद्धिक योग्यता का मूल्यांकन होता है। तो देखो रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित जब हमसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उससे हमारे साथियों प्रत्यय स्मरण करने की जो योग्यता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। किसका? प्रत्यय स्मरण का। और जो देखने पर आधारित जो चीज़ें हैं, जैसे आपके सामने 4 विकल्प है, इनमें से किसी एक का चयन करना है, इससे हमारे ज्ञानात्मक योग्यता का मूल्यांकन होता है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर आपका जो 1 है प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है साथियों, ओनली विकल्प 1। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 9 है, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहता है? विश्वसनीयता का अभाव रहता है, वैधता का अभाव रहता है, विभेदकारिता का अभाव रहता है या वस्तुनिष्ठता का अभाव रहता है? तो अच्छी तरह से देख लीजिए प्रश्न को, प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पर सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है कि सभी प्रश्नों का स्तर कैसा है? एक समान है। मतलब या तो सारे ही प्रश्न कठिन है या सारे ही सरल है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनाए जाते हैं यदि उनका एक समान स्तर होता है सभी प्रश्नों का, तो साथियों उसमें जो प्रतिभाशाली और जो मंद बुद्धि, जो सामान्य बुद्धि, जो पिछड़े बालक, इन प्रकार के बालकों में आप अंतर नहीं कर सकते। उसमें विभेदकारिता का अभाव रहता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। वैधता का मतलब तो किससे लिया जाता है कि जिस उद्देश्य प्राप्ति के लिए परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो उसमें वैधता का अभाव होता है। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक से अधिक किसी प्रश्न के सही उत्तर हो, एक से अधिक उत्तर सही हो तो उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। विश्वसनीयता का अभाव क्या होता है? जहाँ पर अलग अलग मतलब कॉपी चेक करने वाले हैं वो कॉपी जांच रहे हैं और अलग अलग अंक प्रदान कर रहे हैं एक ही छात्र की कॉपी में, तो साथियों उसमें विश्वसनीयता का अभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के क्लियर होना चाहिए। 9वें प्रश्न में आपके 3rd विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण फिर रिक्त स्थान है जिस पर आपको पूर्ति करनी है, पर बल देता है रचनात्मकता पर, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर और अनुकरण पर। तो देखो जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है साथियों, ये किस पर बल देता है? प्रश्न नंबर 10 में व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। किस पर बल देता है? अनुकरण पर। तो 10वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। चलिए 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 साथियों 11वां प्रश्न है। 11वां क्या यहाँ पर मैंने फिर वापस 8वें प्रश्न से शुरुआत हुई है, मतलब यहाँ पर आपके फायदा हुआ है प्रश्नों का। तो वापस से प्रश्न नंबर 8 को हम देखेंगे। निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया का प्रकार नहीं है? एनिमेशन, वीडियो, टेलीविज़न और संवहन। 1-2 टेस्टों में साथियों प्रश्न की जो क्रमांक संख्या उनमें त्रुटि हुई है,
तो फिर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो यहाँ जो मल्टीमीडिया का प्रकार नहीं है, टेलीविज़न भी मल्टीमीडिया का प्रकार है, वीडियो भी मल्टीमीडिया का प्रकार है, एनिमेशन भी मल्टीमीडिया का प्रकार है, लेकिन जो संवहन होता है ये मल्टीमीडिया के प्रकारों में सम्मिलित नहीं होता है साथियों। तो चौथा विकल्प आपके इस क्वेश्चन में 8वां जो डबल बार प्रश्न आया है इसमें सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रथम आवश्यकता होती है बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना, विषयगत समूह बनाना, अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन करना और उपलब्धि की जांच करना। साथियों, उपलब्धि की जांच करना उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात की जा रही है उपचारात्मक शिक्षण की। उपचारात्मक शिक्षण में छात्रों की जो कमियां होती है उन कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ पर आप कमियों को दूर कब करोगे? जब कमियां आपको पता हो कि भाई छात्र में ये कमियां हैं। तो बच्चों की कमजोरियों का पता लगाना ही उपचारात्मक शिक्षण के लिए प्रथम आवश्यकता मानी जाती है साथियों। अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण का लक्ष्य है अध्ययन अध्यापन का विकास करना, मानवीय संवेदना का विकास करना, भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास करना और अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना। 10वें प्रश्न में चौथा विकल्प बिल्कुल ही गलत है। अर्थोपार्जन एवं यश प्राप्त करना भाषा शिक्षण का लक्ष्य कदापि नहीं हो सकता साथियों। अब अध्ययन अध्यापन का विकास, मानवीय संवेदनाओं का विकास या भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास। तो इसमें जो 10वें प्रश्न में सही आंसर है, भाषा शिक्षण जो बच्चों को कराया जाता है साथियों, इसमें इसका लक्ष्य माना जाता है भाषा की समझ बालकों में विकसित हो और अपने विचारों को अच्छी तरह से वो भाषा के माध्यम से व्यक्त कर सके। तो भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास भाषा शिक्षण के लक्ष्यों में आ जाएगा। थर्ड विकल्प आपके इस 10वें प्रश्न में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। साथियों 11वां प्रश्न है, देखो और कहो विधि में निम्न में से किस बिंब का विशेष महत्व है? श्रुति बिंब का, दृष्टि बिंब का, विचार बिंब का, भाव बिंब का। अब देख करके कह रहे हैं तो भाव बिंब तो नहीं हो रहा है इसमें साथियों। इसमें श्रुति बिंब में क्या होता है? चीज़ों को सुना जाता है। अब देख करके बोल रहे हैं तो इसमें सुन नहीं रहे, बोल रहे हैं ना, तो इसमें श्रुति बिंब भी नहीं है। विचार या दृष्टि बिंब। तो 11वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो है दूसरा विकल्प, दृष्टि बिंब देखो और कहो विधि में जो है इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसमें देख करके बोला जाता है। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो आपके 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 साथियों, 12वां प्रश्न है आपके, भाषा शिक्षण के किस उपागम में सामग्री विभिन्न स्रोतों से ली जाती है? काल कर्मिक उपागम में, प्रकरण उपागम में, सह संबंध उपागम में और सम्मिश्रण उपागम में। तो जिस उपागम में भाषा शिक्षण की जो सामग्री है वो अलग अलग स्रोतों या विभिन्न स्रोतों से ली जाती है, उसको सम्मिश्रण उपागम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सम्मिश्रण उपागम के नाम से। फोर्थ विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13वां प्रश्न है, मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसने किया? होरास मैन ने, C.H. राइस ने, स्टीफेन एम कोरे ने और कोलियर एवं लेविन ने। साथियों स्टीफेन एवं कोरे ने तो क्रियात्मक अनुसंधान का निर्माण किया था, ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण सबसे पहले मापन के क्षेत्र में जो लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं इसका निर्माण होरास मैन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? होरास मैन के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है इस प्रश्न नंबर 13 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 साथियों, 14वां प्रश्न है, इग्नू है, NCERT है आदि किस प्रकार की बहुमाध्यम तकनीकें हैं? मनोरंजन की तकनीकें हैं, आरेख की तकनीकें हैं, समीपवर्ती तकनीकें हैं और दूरस्थ तकनीकें हैं। तो देखो इग्नू मतलब एक तरह से खुला विश्वविद्यालय है साथियों, वर्धमान, जिसमें आप घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो ये दूरस्थ शिक्षा का माध्यम माना जाता है, चाहे इग्नू हो या NCERT हो। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 15 की ओर। तो 15वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15, मातृभाषा एवं सीखी जाने वाली द्वितीय भाषा
दोनों भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने हेतु प्रभावी विधि है। दोनों भाषाओं का तो व्यतिरेकी विधि है, समवाय विधि है, व्याख्यान विधि है और सूत्र विधि है। तो देखो, एक तो होती है मातृभाषा जो बालक बोलता है, और एक होती है सीखी जाने वाली भाषा जो द्वितीय भाषा है। इन दोनों का जो वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली जो विधि है, व्याख्यान और सूत्र विधि तो नहीं है, समवाय या फिर व्यतिरेकी। तो साथियों, इसमें व्यतिरेकी विधि में एक से अधिक भाषाओं को सिखाया जाता है मातृभाषा के साथ में। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 15 में सही रहेगा साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखो, लास्ट में जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो, तो ऊपर ही ऊपर अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि रहती है तो मैं उसमें संशोधन भी करता हूं साथियों, क्योंकि कभी कभी त्रुटि हो जाती है, ज़्यादा त्रुटि नहीं होती है। 10 में से 2-3 टेस्टों में एक आध प्रश्न में त्रुटि हो जाती है, तो उसका संशोधन मैं कमेंट बॉक्स में करता हूं। आप इसलिए अगर कमेंट नहीं करें तो कम से कम कमेंट बॉक्स को चेक जरूर करिएगा, ताकि कोई त्रुटि हो तो उसको जो संशोधन किया जाता है वो आप लोगों को भी पता रहे। क्लियर है सभी के? चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है, ऐतिहासिक खोज विधि के प्रवर्तक है कौन है? जेरोम एस ब्रूनर है, किलपेट्रिक है, C.L. हल है और केली है। साथियों, ऐतिहासिक खोज विधि का जो जनक या प्रवर्तक है वो है जेरोम एस ब्रूनर। जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा ही ऐतिहासिक खोज विधि का निर्माण किया गया था। तो देखो, विकल्प नंबर 1 आपके 16वें प्रश्न में सही है। साथियों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में जब आते हैं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनको सही करना। अगर आप यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ रहे हो तो याद भी रखना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, याद भी रखना है, तभी काम बनेगा अपना। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से संकल्पना मानचित्र का अन्य नाम कौन सा है? मानस मानचित्र है, दृश्य मानचित्र है, शब्द मानचित्र है या ज्ञान मानचित्र है? तो देखो, संकल्पना मानचित्रण, संकल्पना कहाँ बनती है? हमारे दिमाग में बनती है साथियों, मस्तिष्क में बनती है, अतः इसको मानस मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन सी एक तकनीकी परीक्षण की विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता और मितव्ययिता। तो जो तकनीकी परीक्षण होता है वो वैध भी होना चाहिए। वैध का मतलब कई बार मैंने आपको बता रखा है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण बनाया गया है उसकी पूर्ति करने वाला हो। विश्वसनीय भी होना चाहिए साथियों। विश्वसनीयता का अर्थ अभी मैंने पिछले 2-4 प्रश्नों को पहले ही बताया था। व्यापक भी होना चाहिए साथियों। व्यापक का अर्थ संपूर्ण पाठ्यक्रम से लिया जाता है। और यहाँ पर चौथा विकल्प है मितव्ययिता। तो ये जो मितव्ययिता है ये तकनीकी परीक्षण की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं होती है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 18 में, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। तो 18 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। साथियों, 19वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा क्वेश्चन को हमेशा। शब्द विचार मंथन सबसे पहले इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किन के द्वारा? ओसबर्न के द्वारा, जॉनसन के द्वारा, कुक के द्वारा और जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा। तो साथियों, 19वें प्रश्न का आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा? 19वें प्रश्न में जो सही आंसर है, शब्द विचार मंथन सबसे पहले ओसबर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? ओसबर्न के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। देखो, इसके पहले के जो टेस्ट है मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्लेलिस्टें भी लगा रखी है, साइकोलॉजी की भी, हिंदी की भी, शिक्षण विधियों की भी, राजस्थान जीके के टेस्टों की भी, हिस्ट्री है या फिर भूगोल हो, डिटेल क्लासों की भी मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है। वीडियो के एंड स्क्रीन में भी आपको इस टेस्ट की मतलब ये जो शिक्षण विधियाँ हैं इनकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिस पे क्लिक करके आप सारे टेस्ट निःशुल्क ही अटेंड कर सकते हो साथियों। तो चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20, कौन सी विधि में अध्यापक वन मैन शो का रूप ले लेता है? व्याख्यान विधि में, अनुमानी विधि में, परियोजना विधि में और प्रायोगिक विधि में? तो देखो, वन मैन शो का रूप जिस विधि में अध्यापक लेता है वो है व्याख्यान विधि। चूंकि व्याख्यान विधि में सब कुछ ही अध्यापक पर आधारित होता है साथियों।
अध्यापक ही बच्चों को पढ़ाता है, उदाहरण भी वही देता है, क्रियाएं भी वही करता है, जो भी चीज़ करनी होती है व्याख्यान विधि में अध्यापक ही करता है। छात्र सिर्फ और सिर्फ बैठ करके मुख्य श्रोता जो होते हैं चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहते हैं साथियों। तो अतः ये माना जाता है कि व्याख्यान विधि में अध्यापक वन मैन शो का रूप ले लेता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। तो चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 21, किस भाषा कौशल के मूल्यांकन के लिए वार्तालाप, रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रम उपयोगी है? श्रवण कौशल के लिए, वाचन कौशल के लिए, पठन कौशल के लिए और लेखन कौशल के लिए। देखो, वार्तालाप का मतलब किससे लिया जाता है? बातचीत से लिया जाता है, मतलब चीज़ों को सुन रहे हैं बातचीत में भी। रेडियो में भी प्रसारण हो रहा है तो उसमें भी चीज़ों को सुन रहे हैं। दूरदर्शन से प्रसारित जो शैक्षिक कार्यक्रम हैं उसमें चीज़ों को सुन करके देख भी रहे हैं। तो यहाँ लेखन कौशल तो कहीं विकसित नहीं हो रहा है, ना ही पठन कौशल, बल्कि वाचन कौशल भी नहीं। ज़्यादा जो सटीक आंसर है इसमें वो है श्रवण कौशल, क्योंकि वार्तालाप और रेडियो में तो मुख्यतः श्रवण कौशल ही मुख्यतः है साथियों। अतः विकल्प 1 प्रश्न नंबर 21 में आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। 22वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? 22वां प्रश्न, श्रुतलेख से किन कौशलों का क्रम से विकास होता है? श्रवण और वाचन, वाचन और श्रवण, लेखन और श्रवण और श्रवण और लेखन। तो थोड़ा प्रश्न को समझ करके उत्तर दे साथियों। श्रुतलेख में अध्यापक बोलता है, छात्र सुनकर के लिखते हैं। छात्र क्या कर रहे हैं? सुनकर के लिख रहे हैं। तो बालकों में सुनकर लिख रहे हैं तो मतलब पहले श्रवण कौशल विकसित होगा, फिर बाद में लिख रहे हैं तो मतलब बाद में लेखन कौशल विकसित होगा। तो श्रवण लेखन किस विकल्प में है? चौथे विकल्प में है। तो श्रुतलेख से श्रवण और लेखन कौशलों का क्रमशः विकास होता है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 22 में बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 23, रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित प्रश्न, बोध प्रश्न, प्रत्यस्मरण प्रश्न, विकास प्रश्न और प्रस्तावना प्रश्न। तो रिक्त स्थान से की पूर्ति से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो प्रत्यस्मरण प्रश्न होते हैं साथियों। प्रस्तावना प्रश्नों का निर्माण छात्र का जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित होता है। विकासात्मक प्रश्नों की सहायता से पाठ का विकास किया जाता है। तो यहाँ सेकंड विकल्प आपके 23 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो 24वां क्वेश्चन, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, अध्यापक का शुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान और छात्र की कम दृष्टि। अगर व्याकरण का कम ज्ञान है तो भी हम कई बार अशुद्ध वर्तनी लिख कर देते हैं। कम दृष्टि है छात्र की तो भी अशुद्ध वर्तनी का कारण हो सकता है। लेखन में असावधानी रखोगे तो भी अशुद्ध वर्तनी हो सकती है। लेकिन अध्यापक शुद्ध उच्चारण कर रहा है तो शुद्ध उच्चारण से तो शुद्ध वर्तनी होना चाहिए, अशुद्ध थोड़ी होगी। इसलिए ओनली विकल्प नंबर 2 ही आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है साथियों। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, ये आपके पेपर नंबर 34 भी पूरा हो चुका है, यूँ मान लीजिए। तो अब इसके बाद में आपके 34 टेस्ट पूरे हो चुके हैं, 66 टेस्ट अभी और आना बाकी है शिक्षण विधियों के। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पूरे के पूरे 100 टेस्ट में करवाने वाला हूँ पूर्णतः निःशुल्क। आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के बदलते परिवेश में निम्न में से किस प्रकार के मूल्यांकन का अधिक महत्व है? सतत मूल्यांकन का, आकस्मिक मूल्यांकन का, उत्पाद मूल्यांकन का और व्यवहार मूल्यांकन का। तो जो शिक्षा का बदलता परिवेश है इसमें उत्पाद, आकस्मिक या व्यवहार मूल्यांकन का नहीं बल्कि सतत मूल्यांकन का सबसे अधिक महत्व माना जाता है साथियों, क्योंकि सतत मूल्यांकन एक लगातार चलने वाला मूल्यांकन है। तो विकल्प 1 आपके 25 में सही है। अब ये टेस्ट भी 34वां आपके पूरा हुआ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए साथियों।